Evening students, today I am going to tell you how to score good marks in your UG and PG in English literature. So आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट में और पोस्ट ग्रेजुएट में यानी PA और MA में अच्छे मार्क्स कैसे पा सकते हैं. तो दिस विल बी अ बाइलिंगुअल लेक्चर और ये आप समझें कि कैसे करना है. अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सो आई थॉट कि आपको एक बार बता दूं. वैसे मैंने क्लास में कई बार ये एक्सप्लेन किया है, शायद आप क्लास में ना हो तब, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे गुड मार्क्स लेंगे, कैसे स्कोर करेंगे. तो ये लेक्चर उनके लिए भी है जिनकी हालत बहुत ख़राब है, अभी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, और ये लेक्चर उनके लिए भी है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है और वो चाहते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेके आएँ ताकि वो टॉप भी कर सकते हैं. तो MA वालों स्पेशली आपके लिए भी है, और ये BA वाले बेटा आप लोग के लिए भी है. पहले तो आप मैं आपको एक सेंटेंस में एक लाइन में बताती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट फूल योर एग्ज़ामिनर, एंड इट्स बिकॉज कि आप अपने एग्ज़ामिनर को फूल मत बनाइए. मैंने देखा है जब आप लोग क्वेश्चन में आंसर लिख रहे होते हो, मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी में होती हूँ और मैं जाती हूँ इन्विजिलेटर की ड्यूटी से. जब मैं गुजर रही होती हूँ एज ए इन्विजिलेटर, मैं चेक देख रही होती हूँ, मेरी नज़र जाती है, तो ज़्यादातर लोग लिख रहे होते हैं दिस पोएम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इट इज़ अबाउट द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द टाइम या ग्रेटेस्ट पोएट. तो ये दो वर्ड अवॉइड करिए. मैं क्लास में भी कहती हूँ ये दो वर्ड अवॉइड करिए. कोई भी पोएम ब्यूटीफुल पोएम सिर्फ नहीं हो सकती अगर आपको उसका एनालाइज करने के लिए कहा गया है या उसको बताने के लिए कहा गया, एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया है. और कोई भी पोएट ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो सकता है. तो ये दो लाइन तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए. मैंने ब्यूटीफुल पोएम और अक्सर ये देखा है कि आप लोग समरी लिख रहे होते हो, पूछा कुछ भी गया है आप समरी लिख रहे होते हो. अभी आप क्या करोगे, नीचे से जाओगे, कुछ समरी ढूंढोगे और समरी पढ़ लोगे, वर्क की समरी पढ़ लोगे और जाके उसे लिखाओगे, तो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे. तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आप कोई भी वर्क पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रोज पढ़ रहे हो, चाहे आप पोएट का कुछ पढ़ रहे हो, पोम पढ़ रहे हो, चाहे आप नॉवेल पढ़ रहे हो, चाहे आप ऐसे ले रहे हो, चाहे आप प्ले कर रहे हो, आपका एक ही काम है कि आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ोगे. अबाउट द ऑथर BA फर्स्ट ईयर वाले आपके लिए भी बेटा बता दूं, क्योंकि आप लोगों का अभी 12th है, तो आपने अलग तरीके से अभी तक काम किया था, क्योंकि आपसे स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा जाता था जिसका आंसर आप 5-6 लाइन में दे देते थे, और एक ही क्वेश्चन ऐसा आता था जिसमें कैरेक्टर स्केच वगैरह लिखना होता था. मोस्ट ऑफ द बच्चों ने तभी इनविजिबल मैन ही पढ़ी होगी नॉवल में, और प्ले में उन्होंने ऐसी कुछ पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होगा. तो अब ये नहीं चलेगा. तो कोई भी आंसर 750 वर्ड्स एंड मोर का होगा. आपका कोई भी आंसर होगा लिटरेचर में 750 वर्ड्स या उससे ज़्यादा का होगा. अगर लॉन्ग है तो उससे ज़्यादा होगा. अगर 5 मार्क्स का भी आएगा तो 750 वर्ड्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे. तो अब आपको मैं बताती हूँ. पहले अबाउट द ऑथर आप पढ़ेंगे, फिर आप उसी वर्क का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, वो ऑथर कब पैदा हुआ है और किस टाइम लाइन में है वो पढ़ेंगे. फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, वो पोम किस टाइम लिखी गई है. जैसे वो रोमांटिक के टाइम लिखी गई, जैसे आपका एनर्जी इन द कंट्री चर्चयार्ड है, तो किस टाइम लिखी गई है. या आपकी कोई डॉक्टर फ्रॉस्टस है तो वो किस टाइम है, हैमलेट है तो किस टाइम है, मैकबेथ है तो वो टाइम पीरियड क्या है. तो टाइम पीरियड पढ़ने की वजह से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की वजह से आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी जो आपको रिलेट करने देगी ड्रामा में. मदर इन द कैथीड्रल है तो वो किस टाइम पीरियड का है, कब लिखा गया है और किस टाइम पीरियड की स्टोरी है. तो वो 12th सेंचुरी की कहानी है वहाँ पर, और किस टाइम पीरियड में लिखी जाती है, 20th सेंचुरी में. तो क्यों लिखा T.S. एलियट ने ऐसा, तो इस तरह से किस टाइम पीरियड में लिखा. फिर स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस आप कर लेंगे. जो भी वर्क है उसका आपको समरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है. क्रिटिकल एनालिसिस में क्या क्या आएगा, आपकी स्टोरी आ जाएगी, आपका थीम होगा, प्लॉट होगा, और फिर स्टाइल ऑफ द ऑथर होगा. इतना तो आप हर वर्क का पढ़ कर जाइएगा, तभी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे. वरना आप सिर्फ समरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है. कोई भी आपका प्रोज है उसका आप क्रिटिकल एनालिसिस करें और ऑथर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, उसके अदर वर्क के बारे में पढ़ के जाएं. ये हुआ आपका बहुत नॉर्मल मार्क्स लाने का टेक्निक कि हाँ भाई आपको नॉर्मली पास होना है, 60+ लाना है, 60-70s में मार्क्स, 60+ मार्क्स आपके इससे आ सकते हैं. लेकिन
एक और बात मैं आपको बता दूं, आप ना क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे आंसर्स में। जैसे पॉइंट है तो आप लोग क्या करते हैं, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट या ग्रेटेस्ट पोएट, फिर आपने 2 लाइनें बताई और फिर आपने उसी को रिपीट किया, फिर आपने 2 बातें बताई कि ही इज़ अ नेचर पोएट। मान लीजिए आप वर्ड्सवर्थ के बारे में लिख रहे हैं, ही इज़ द हार्बिंजर ऑफ द नेचर, ही इज़ द नेचर पोएट, ही इज़ द नेचर पोएट। बार बार आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट करने से मार्क्स कटते हैं, बिकॉज एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। ये आपकी कॉपी किसी ऐसे बच्चे के पास नहीं जाती है जिससे आपकी दोस्ती होती है, ये एग्जामिनर होता है जो आपको नहीं जानता है, तो आपके वर्क से ही उसको इंप्रेशन समझ में आता है कि आप कैसे हो और आपने कितनी मेहनत की है। फिर एक और आपको बताना चाहूँगी, यूज़ लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स यूज़ करिए। अगर आप पोएट्री के बारे में बता रहे हैं तो मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, सिम्बॉलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। राइम मीटर बताइए कि हाँ ये कितने राइम की मीटर की पोएट्री है, तो आपके पास मुश्किल से 10-12 पोएट्री होंगी, या आपके पास मुश्किल से 10-12 प्रोज होगा, तो आप देख लीजिए कि राइटर ने कहाँ कहाँ यूज़ किया, क्या लैंग्वेज स्टाइल रहा। अभी तो आपको मैं स्पेशली प्रोज के लिए बता रही हूँ, BA फर्स्ट ईयर, तो आप राइटर का लिटरेरी टर्म्स यूज़ कर देखिए। जैसे सिंबॉलिज्म क्या होता है, क्या सिंबलाइज़ कर रहा है, जो प्रोज है वो किस टाइम का लिखा हुआ है तो वो क्या सिंबलाइज़ कर, किसी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन कर रखा है। जैसे आप फेलो ट्रैवलर है, उसमें एक पर्सोनिफिकेशन कर रखा है एक इंसेक्ट का, ग्रास हॉपर का, तो हवा का कर रखा है, तो आप उसको आप जो है वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ मैंने नहीं ये इसको कैसे बता रहे हैं। और ह्यूमर चेक कर लीजिए कि क्या ह्यूमरस है। जैसे आपके पास बहुत सारे प्रोज हैं जिसमें ह्यूमरस टोन में लिखा हुआ है, जैसे कि आपका लेक्चर है, मैंने लेक्चर बना रखे हैं आपके प्रोज के, तो आप उसे सुनिएगा तो उसमें आपको ह्यूमर भी दिखाई देगा। तो ह्यूमर का मतलब होता है जब आप कुछ एलिमेंट्स डालते हैं जिसमें आपको कॉमेडी क्रिएट हो, स्माइल आए, लेकिन आप फिर भी कुछ सिखा ही रहे होते हैं, तो वो एक लिटरेरी टर्म्स यूज़ करिएगा। फिर कुछ वर्ड्स, कुछ कोटेशंस उसी प्रोज से निकाल लीजिएगा। जैसे उन्होंने कुछ एक आध कोटेशन कहा है तो उसी प्रोज का कोटेशन एक आध याद कर लीजिएगा, तो वो आपका थोड़ा स्पेशल हो जाएगा आंसर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब आपको बताऊं कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको क्या करना है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको यू हैव टू नो दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी एंड चूज़ द यूनिट यू विल अटेम्प्ट। अब आपको ये देखना होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या यूनिट आपको अटेम्प्ट करनी है वहाँ पे। मतलब आप पहले से ये काम करके जाओगे अपने घर से कि कौन कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है और हम वही पढ़ के जाएं, क्योंकि इस टाइम अब आप पूरी तो नहीं पढ़ पा रहे हो ढंग से, तो आप बार बार सवाल नहीं पूछ रहे मैम कौन सा यूनिट पढ़ा जाए। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप एक चेक कर लो कि आप कौन कौन सी यूनिट पढ़ के जाओगे। तो पूछोगे मैम इंपॉर्टेंट कौन सी है। इंपॉर्टेंट वो यूनिट है जो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कवर करती है, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं, और जो पहले जो भी आपका प्ले है, प्रोज है, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पहले वही आते हैं ज़्यादा। क्वेश्चन रिपीट होते, पैटर्न होता है उनका, एक सेट ट्रेंड, एक सेट पैटर्न होता है। फिर आपको देखना है कि कौन सा सेट ट्रेंड या पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है क्वेश्चन पूछने में। जैसे कभी ऑथर के बारे में एक पर्टिकुलर चैप्टर में कभी ऑथर के बारे में पूछ लेते हैं, उसके स्टाइल के बारे में, और कभी उसी कहानी के किसी कैरेक्टर के बारे में। तो जैसे कभी ऑथर के बारे में पूछ लेंगे कि चार्ल्स लैम्ब के स्टाइल पे आप कमेंट करिए, या आप कैसे कह सकते हैं कि फ्रांसिस बेकन जो है वो बहुत ही विजडम के तरफ हैं या राइट करते हैं। और कभी आपको उसी कहानी के बारे में पूछ लेंगे कि जो आपके कोर्स में टेक्स्ट है उसके बारे में पूछ लेंगे कि और स्टडी का डिसएडवांटेज क्या है। तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। प्लस अब आपका क्या कहूँ मैं कि आपको क्या करना है, आप ये सब देख के जाएंगे ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, क्या पूछा जाता है उस पेपर से। फिर आपका क्वेश्चन कितना बड़ा आंसर होना चाहिए। आप हमेशा टेंशन में होते हैं मैम आंसर कितना बड़ा। 4 to 6 पेजेस फॉर लॉन्ग आंसर इज़ इनफ। 4 से 6 पेज लॉन्ग आंसर के लिए इनफ। 4 साइड या 6 साइड, मतलब 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4, 5। तो आप ऐसा मत करना कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने 4 पेज पूरा,
तो 4 साइड नहीं, 4 साइड में 2 ही पेज होते हैं, 4 मतलब 8 साइड लिखिए, 6 साइड लिखिए। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लिखिए फिर, और क्या लिखना है, बकवास नहीं लिखना और बढ़ा के राइटिंग में नहीं लिखना इस तरह से कि आपका पेज भरने लग जाए। हम, मेरा मतलब यहाँ पेज भरने से नहीं है, मेरा मतलब है यहाँ पॉइंट्स आपके दिमाग में होगा। तो जब इतना सब कुछ आपके दिमाग में होगा तो आप लिखोगे भी। और हमेशा जब पढ़ने जाओ या लिखने जाओ तो रिमेंबर इन पॉइंट्स, हमेशा रिमेंबर करो पॉइंट्स में कि पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको रिमेंबर इन पॉइंट्स करना है। एंड यू हैव टू लर्न सम कोटेशंस ऑल्सो। मान लो अगर मैकबेथ के बारे में बात करने जा रहे हो तो कुछ कोटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशंस बुक के पीछे हैं। अगर आपके पास बुक है तो, नहीं है तो इंटरनेट से निकाल लो कोटेशन, इंपॉर्टेंट कोटेशंस याद कर लो, 4 से 5 लाइन के। एक मर्सी क्या कहते हैं, मैकबेथ की स्पीच भी इंपॉर्टेंट होती है, लेडी मैकबेथ की। तो वो सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए उनके पॉइंट्स, उनके कोटेशंस थोड़े से याद कर लो। बहुत अच्छे मार्क्स अगर गेन करने हैं तो, अगर तुमको आउटस्टैंडिंग होना है तो। और राइट अबाउट टाइम एंड बैकग्राउंड रिलेटेड टू इट। और अभी उस समय में ये क्या बात हो रही थी, मैकबेथ क्यों लिखा जा रहा था, गन पाउडर प्लांट हुआ था तो उस वक्त मैकबेथ लिखी गई थी। तो गन पाउडर प्लान का एक तरह से उसके बाद ही लिखा है कैसे शेक्सपियर ने, तो ये भी पढ़ लो। और इंटर रिलेट करो उसको दूसरे टेक्स्ट से, तो इंटर टेक्सचुअल रेफरेंसेस देना भी ज़रूरी है। तो उन्होंने मैकबेथ में ये लिखा है और ऐसी की तरह से किसी और ने भी लिखा है, या शेक्सपियर ने अपने दूसरे वर्क में भी इसी कैरेक्टर की इसी क्वालिटी को ऐसे यूज़ किया है, और उसको अपने इधर वाले टर्म से भी रिलेट करने की कोशिश करो। आजकल क्या चल रहा है, जैसे टेम्पेस्ट पढ़ोगे तो टेम्पेस्ट में आपको दिखाएंगे कि वो बाहर निकाल दिए गए थे, तो फिर उन्होंने वहीं जा कर के अपना राजकाज जमाया। तो वो कॉलोनाइजेशन का भी एक तरह से रेफरेंसेस है। तो इतना पढ़ने के लिए, इतना कुछ लिखने के लिए अब आप टेंशन में आ जाइए कहाँ से पढ़ेंगे मैम, तो आपको कोई नोट्स देगा नहीं। अगर आपको सच में मार्क्स गेन करना है, अगर आपको सच में बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने खुद के नोट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एज आई एम सेइंग टू एवरीबडी, प्रिपेयर योर ओन नोट्स। सो आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस दैट हाउ टू प्रिपेयर मैम नोट्स, मैम आप जो दे रहे हो वही लिख लूँ, मैम आप जो दे रहे हैं उसे पूरा लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो दे रही हूँ वो पूरा नहीं है और ना ही वही पूरा होता है। पूरा क्या है, जैसे अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, डॉक्टर फ्रॉस्टस है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, उस क्वेश्चन को आप चाहिए साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि आपकी एक स्पार्क नोट साइट है, आप स्पार्क नोट साइट पे जाइए, उस क्वेश्चन को लिखिए। आपको उस साइट का लिट चैट वगैरह है, शमूपी है, तो उस क्वेश्चन के कई आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें, कहेंगे मैम इसको लिखना है, अगर आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा जानते हैं, तो MS ऑफिस में आइए, एक न्यू फाइल खोलिए, उस क्वेश्चन को कॉपी करिए वहाँ से थोड़ा सा और आके पेस्ट कर दीजिए, अपने पास नोट्स बना के रख लीजिए। आपने कभी उसको देखा था जाकर, तो आज आप उसको नोट्स बना लिए। अगर वो पूरा आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी, तो दूसरा उसी क्वेश्चन में से दूसरा आपको एक्सटेंशन खुला होगा, उसको देखिए, वहाँ से कुछ कट पेस्ट कर लीजिए। कट पेस्ट करके अपना एक खुद का क्वेश्चन आंसर का आप अपना एक मास्टर आंसर तैयार करिए, और वो मास्टर आंसर आपको याद होना चाहिए, और वो आंसर में आपका सब कुछ आ जाएगा। मैं आपको स्टाइल बताती हूँ उस आंसर को प्रिपेयर करने का तरीका क्या होगा। जैसे अब आपको लिखना है मान लीजिए हैमलेट के बारे में, या आपको लिखना है मान लीजिए अभी आपका क्या चल रहा है, आपका 12th नाइट है और मैकबेथ है, और अभी आपके कई ड्रामा, कई वर्क हैं, तो MA वालों के भी बहुत सारे वर्क हैं। तो जैसे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को सोचिए, पहला इंट्रोडक्शन आपका ऑथर का होगा, दूसरा इंट्रोडक्शन आपका एज का होगा। वहाँ इंट्रोडक्शन लिख के मत आइएगा, ऑथर के बारे में लिखिए, फिर एज के बारे में लिखिए, फिर वर्क के बारे में लिखिए। जैसे शेक्सपियर के बारे में लिखा, फिर वो शेक्सपियर कौन सी एज में लिखा था, रेनेसां का टाइम था, वहाँ लिखा। फिर वर्क हैमलेट कैसे रेनेसां से अटैच हो रहा वो लिखिए। फिर इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस लिखिए कि उस ज़माने में और शेक्सपियर के कौन से वर्क हैं जो इसी बात को बता रहे हैं। फिर एनालाइज करिए मेजर कैरेक्टर को, शेक्सपियर का जो हैमलेट उसके कैरेक्टर को एनालाइज करिए, और फिर थीम पे पकड़िए कि इसकी थीम क्या है, इसका प्लॉट क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी स्टाइल क्या है। ये मैंने स्क्रीन पे लिख लिया है कि आपको अपने नोट्स में, अगर आप आउटस्टैंडिंग मार्क्स चाहते हैं, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क्स लेके आएं, और अगर किसी के बच्चे के मन में ऐसा अरमान है, तो फिर आप इस चीज़ को फॉलो करिए। अदरवाइज़ जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको ईजीएस्ट वे कि पिछले क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लोर करिए, उसमें से पैटर्न निकालिए, ट्रेंड निकालिए, और फिर उसे पढ़िए।
या वो करिए, और अगर आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स चाहिए तो आप इसको ट्राई करिए. आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्कोर गुड and give it a good bash to the college.